वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी वर्ष 2023 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आता है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट का पीडीएफ और फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ की संसद ने वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए एक एकल यानी सिंगल चार्जिंग पोर्ट पेश करने के नियम को मंजूरी प्रदान की है? चीन ने, ब्राजील ने, आसियान देश या यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन? कहाँ की संसद ने वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए एकल चार्जिंग पोर्ट? यूरोपीय यूनियन। देखिए नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल सीरीज से जुड़ सकते हैं। हाँ, तो यूरोपीय देशों ने वर्ष 2024 से मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए एक ही चार्जर का उपयोग होगा, और इसके लिए यूरोपीय संघ की संसद ने नए नियम को मंजूरी प्रदान की है। नए नियम के अनुसार कंपनियों को सभी मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के लिए एक समान यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट प्रदान करना होगा। ठीक है, बहुत सारा चार्जिंग का एक जंजाल सा बन गया है। 3.0, 2.0। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक खाद्य संकट के समाधान हेतु वित्त पोषण मंच की शुरुआत की है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व खाद्य निगम, विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम? वैश्विक खाद्य संकट के समाधान हेतु वित्त पोषण मंच की शुरुआत की है किसने? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन नंबर डी, आईएफसी। तो वैश्विक खाद्य संकट के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा $6 बिलियन के वित्त पोषण मंच की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रानीपुर बाघ अभयारण्य की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? रानीपुर बाघ अभयारण्य की स्थापना कहाँ की जाएगी बताइए? ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे रानीपुर बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी। तो उत्तर प्रदेश। नंबर 4 पर आ जाइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की गई है? यूनेस्को, अंकटाड, UNAOC या USSE? यूनेस्को है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची जो है जारी की है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक विमानों से शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है? कब तक प्राप्त करना है ये? वर्ष 2030 तक, 2070, 2045, 2050? कब तक पूरा करना है ये करना है वर्ष 2050 तक। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2050 तक विमानों से शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में भारत के पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो 2022 की शुरुआत कहाँ की गई? सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की शुरुआत कहाँ की गई है बताइए? ये की गई है गुजरात के गांधीनगर में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री ने गुजरात के गांधीनगर में पहला है सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो 2022 की शुरुआत की। और भारत जो है वो सेमीकंडक्टर मिशन की डिज़ाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो का जो उद्देश्य है वो डिजाइन चरण में प्रति उपकरण 100 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन के माध्यम से सेमीकंडक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर सभी में कॉमन है।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में 10 अक्टूबर 2022 को मनाया गया और दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को। हाल ही में जारी प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स इसके द्वारा भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष स्थान पर भारत का कौन सा अमीर है? गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। देखिए, भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में फोर्ब्स पत्रिका में जो है वो गौतम अडानी प्रथम पर है, ठीक है, और दूसरा स्थान है मुकेश अंबानी का। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में गौतम अडानी जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कितना पैसा है इनके पास? $150 बिलियन। और वहीं दूसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी द्वितीय स्थान पर है $88 बिलियन के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में। तो देहरादून को हटा दीजिए, मुंबई को हटा दीजिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, राजधानी में। देखिए, देश की सड़कों की बेहतरी और रखरखाव के दिशा निर्देश, मानक निर्धारण और उनमें संशोधन तैयार करने के उद्देश्य के साथ 81वां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन 8 से 11 अक्टूबर 2022 के बीच इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। शोर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है शोर मंदिर, ग्रेनाइट पर टिका है। ये दक्षिण भारत की विरासत लग रही है, तो इसका उत्तर है तमिलनाडु के मामल्लपुरम में। देखिए, शोर मंदिर जो है, शोर टेम्पल, वो भारतीय राज्य तमिलनाडु के मामल्लपुरम में समुद्र के किनारे स्थित है और इसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय रूप से कहा जाता है अलाइवे के कोविल के नाम से इसको जाना जाता है और यह मंदिर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रेनाइट बोल्डर पर टिका हुआ है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। वर्ष 2022 के लिए भारत में विश्व मधुमक्खी दिवस का आयोजन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया है? हरियाणा में नहीं। विश्व मधुमक्खी दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 20 मई 2022 को गुजरात में विश्व मधुमक्खी दिवस पर बृहद राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वर्ष 2022 के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस की अगर थीम की बात करें तो क्या है? बी एंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बीकीपिंग सिस्टम, ठीक है। बी एंगेज्ड, सेलिब्रेटिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बीकीपिंग सिस्टम। बड़ी लंबी थीम है, ठीक है, मोटा मोटा याद रखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। विश्व शासन संकेतक यानी वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? विश्व शासन संकेतक है वर्ल्ड बैंक का। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व शासन संकेतक जारी किया गया। विश्व शासन संकेतक किसी भी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है और विश्व शासन संकेतक एक शोध डेटाबेस है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कॉरपोरेट, नागरिक एवं विशेषज्ञों के सर्वेक्षण द्वारा उत्तरदाताओं की राय एकत्र करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा का तो स्थान लिया है इन्होंने और इनका नाम है राजीव कुमार।
देखिए 15 मई 2022 को वर्तमान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। उन्होंने इससे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र की जगह ली है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। और राजीव कुमार की बात करें, इनकी बात करें तो ये बिहार या झारखंड कैडर के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। स्लैश में ये क्यों लिखा? क्योंकि सन 2000 से पहले एक ही था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश की यात्रा की? कंबोडिया, जापान, इंडोनेशिया या नेपाल? बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कहाँ गए भारत के प्रधानमंत्री? नेपाल गए थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हुए उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई वहां पर। और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जन्म को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इस अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ एक बौद्ध विहार के निर्माण की आधारशिला भी रखी भारतीय प्रधानमंत्री ने, जिसे भारत की सहायता से निर्मित किया जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्राचीन भारत के संदर्भ में शमा कौन थे? व्यापारी, पुजारी, खेतीहर मजदूर या जादुई शक्तियों का दावा करने वाले लोग? इस तरह के प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में तो पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस भी कर लेती है। इसका आंसर है जादुई शक्तियों का दावा करने वाले लोग, ऑप्शन नंबर डी। तो शमा ऐसे पुरुष और महिलाएं थे जिन्होंने जादुई और उपचार शक्तियों के साथ साथ दूसरी दुनिया के साथ संवाद करने की क्षमता का दावा किया था। नंबर 16 पर आ जाइए। प्रति व्यक्ति पूछ रहा है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? यानी प्रति व्यक्ति CO2 कौन निकालते हैं, कहाँ के लोग? चीन के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, भारत या रूस? देखिए प्रति ओवरऑल अगर पूछे तो चीन यहाँ उत्तर हो जाएगा, मतलब वहाँ उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो उत्तर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की बात कर रहा है ये। देखिए यूरोपीय यूनियन और नीदरलैंड पर्यावरण आकलन एजेंसी द्वारा जारी किए गए एडगर डेटाबेस के अनुसार विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला जो देश है वो है चाइना। ठीक है, चीन है, चीन। जबकि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? वो है अमेरिका। तो यहाँ उत्तर क्या है अपना? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। गरुण 7 भारत की वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास है? इंग्लैंड, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस? गरुण 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 7 हुआ है भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच। डी है इसका आंसर। तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायु बस वायु, फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल जोधपुर में जो है वायुसेना स्टेशन पर गरुण 7 नामक द्विपक्षीय अभ्यास जो है वो आयोजित हुआ और भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, हो चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्राथमिकता कवक रोग जनकों की सूची जारी की है? फंगस कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है इनमें? WHO, WFO, IMF या यूनिसेफ? WHO ने किया, ठीक है, ये है इसका आंसर। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब किया है संक्रमण यानी प्राथमिकता रोग जनकों की पहली सूची जारी की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं? इनहेलेबल वैक्सीन किसने बना दी? किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो जहाँ से निकला था उसी ने किया है, चीन है इसका आंसर। उन्हीं को मिलेगा जो वैक्सीन जिनको लग चुकी है पहले। देखिए चीन ने अपने नागरिकों को एक इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। संघाई शहर प्रशासन के अनुसार वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक उन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है जिनका पहले ही जो है टीकाकरण हो चुका है, ऑलरेडी वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है वो लेंगे इसको। इनहेलेबल बूस्टर है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है।
यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी और स्टेट पीसीएस के लिए भी। मवेशी और कुत्तों में लगाई जाने वाली एक औषधि है, उस औषधि का नाम है एक्सीक्लोफेनाक। एक्सीक्लोफेनाक किस इलाज के लिए उपयोग में ली जाती है? दुग्ध उत्पादन, ज्वर रोधी है ये, कीट प्रतिरोधी है या दर्द निवारक है? यानी बताइए क्या है इसका आंसर? दर्द निवारक यानी पेन किलर। ठीक है, ये पेन किलर है ये एक्सीक्लोफेनाक। देखिए, मवेशियों में एक्सीक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाने की मांग है, इसलिए न्यूज़ में है ये। और प्रतिबंध लगाने की मांग कौन कर रहा है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। बहुत पूछते हैं यूपी पीसीएस में, कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के इज्जतनगर में। ठीक है, मैच करने के लिए कई बार पूछा है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा है। देखिए, औषधि का उपयोग किस में होता है? औषधि का उपयोग होता है मवेशियों में दर्द निवारक के रूप में, एक्सीक्लोफेनाक का। इसका नहीं, इसका। अब प्रतिबंध की मांग क्यों उठ रही है? मवेशियों में एक्सीक्लोफेनाक जो है वो डाइक्लोफेनाक में परिवर्तित हो जाता है, और डाइक्लोफेनाक तो आपको पता ही होगा। ठीक है, गिद्ध के लिए जहर है डाइक्लोफेनाक। देखिए, डाइक्लोफेनाक देश में गिद्ध यानी वल्चर की आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा करने के लिए उत्तरदायी है। और गिद्ध योजना जो चल रही है 2020 से 2025 तक, उसमें एक्सीक्लोफेनाक को विषाक्त घोषित किया गया है। ठीक है, एक्सीक्लोफेनाक को विषाक्त घोषित किया गया है। और मवेशियों में जो एक्सीक्लोफेनाक है वो डाइक्लोफेनाक में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसको खाते हैं इनके मरने के बाद गिद्ध, तो गिद्ध पर खतरा आ जाता है। देखिए, इस औषधि पर प्रतिबंध का जो मामला है फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है, जिस पर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो इसकी जो मांग कर रहा प्रतिबंध की भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश, वो है बरेली के इज्जतनगर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। और यह पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्था है, इसलिए यूपी के एग्जाम में बहुत पूछते हैं इसको। इज्जतनगर बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो 20 प्रश्न थे ये, इन सभी की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यानी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। ये नंबर है 9560112583। साथ ही UPPSC RO की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।